नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज इसमें हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और उसका टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में ये बताया गया है कि जब यूरोप में नेशनलिज्म नहीं था, जब कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो इमर्ज में नहीं आई थी, तो उससे पहले पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आज आप देखते हैं जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये कंट्रीज आज इंडिपेंडेंट है, लेकिन पहले ये बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइड होती थी, बहुत सारे डस्टीज में, कैंटोन्स में डिवाइड थी। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पर भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का कंट्रोल होता था और उनका अपना कोई ऐसा कोई कलेक्टिंग आइडेंटिटीज नहीं होती थी, कॉमन कल्चर नहीं होता था। इवन उनकी जो लैंग्वेज थी वो भी बिल्कुल अलग अलग होती थी, एथनिक ग्रुप्स भी उनके डिफरेंट थे। तो देयर वर मच डाइवर्सिटी। द हाब्सबर्ग एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया, हंगरी और टायरोल, सुडरलैंड, बोहेमिया, ये जो एल्पाइन रीजन थे इन पर कंट्रोल करता था। और एल्पाइन रीजन में मोस्टली जर्मन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। इटली के अंदर दो प्रोविंसेस थी, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, इस पे मोस्टली इटालियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। हंगरी में भी आधे से ज़्यादा जो लोग थे वो magyar भाषा का यूज़ किया करते थे। तो दोस्तों, इसमें बताया क्या गया है इस टॉपिक में कि जब वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ अपने फॉर्म में नहीं आए थे, नहीं बन पाए थे, तो वहाँ पे लोगों के अंदर डाइवर्सिटीज़ बहुत थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इतनी वहाँ पर डाइवर्सिटीज़ थी, इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया, कैसे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता था एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। दोस्तों, पहले क्या था कि मोनार्की सिस्टम हुआ करता था और उसमें नोबल्स हुआ करते थे, जमींदार भी लोग हुआ करते थे, और ये सारी जो ज़मीन होती थी ये राजाओं के पास होती थी। और ये टोटल मतलब पॉपुलेशन का अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये सिर्फ 10% लोग हुआ करते थे। और जो एरिस्टोक्रेटिस होते थे वो अपने आप को यूनाइट रखते थे, उनका अपना कोमल एक लाइफ होती थी, कॉमन उनके मतलब लैंग्वेज होती थी। इवन मतलब वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करते थे और वो किसी भी क्षेत्र में हो वो शादी के बंधन से अपने आप को बांध लेते थे। और बाकी जो कॉमन लोग थे अबाउट 90% ये किसान लोग हुआ करते थे। इनकी अपनी ऐसी कोई यूनिटी नहीं होती थी, अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे और किसी प्रकार के इनमें ऐसे रिलेशंस नहीं होते थे। अब ये लोग क्या करते कि किसान लोग खेती करते थे और जमीन का जो ओनर होता था वो राजा होता था। अब राजा इनको टेनेंट्स पे देते थे, मतलब लैंड जो है वो किराए पे दी जाती थी और इनसे टैक्सेस भी वसूल किया जाता था। तो कहने का मतलब किसानों की जो लाइफ थी ना वो बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही हार्सफुल थी, एक्सप्लॉयटेशन भी इनके साथ बहुत हो रहा था। अब बीच में क्या होता है कि न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होती है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट वाज स्टार्टेड इन फ्रांस इन हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1757 में रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर फ्रांस में, फिर जर्मनी में, और धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में अब मशीनी युग आ गया। अब सारे काम मैनुअली की जगह अब मशीनों से होने लगा। और अब गांव के लोग, किसान लोग जो है वो अपनी खेती को छोड़ के और शहरों की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कुछ एजुकेटेड लोग भी होते हैं, जिसमें हम रूसो, मैकियावेली और जॉन लॉक के बारे में पढ़ते हैं। तो वो लोग अपने आइडियाज़ देते हैं। कुछ लिबरल लोग भी होते हैं जो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते हैं कि भाई नेशनल यूनिटी कर लो, उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा।
और उनको बताया भी जाता है कि देखो राजा कोई नहीं होता, राजा एक्चुअली इट इज़ मेड बाय यू, कोई राजा नहीं होता, आपने कुछ अपने राइट्स उनको हैंड ओवर किए हैं, दैट्स वाई ही इज़ प्रोटेक्टिंग योर राइट्स। भाई इसलिए तो आपके अधिकारों को रक्षा कर रहा है वो, तो आपने भी तो कुछ अधिकार दिए गए हैं। लेकिन पहले क्या था कि राजा ने इन लोगों को एक भ्रम में डाला हुआ था कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड यू हैव टू फॉलो द ऑल रूल्स विच आर मेड बाय मी। ऐसा नहीं था भाई, उन्होंने ऐसा मतलब लोगों को उनका माइंड वॉश कर रखा था कि ब्रेन वॉश कर रखा था उनका कि मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ और आपको मेरी आज्ञा का पालन करना है, और आपने अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो भगवान आपको श्राप देगा। बड़ा मतलब लोग डर के रहते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि ये एजुकेटेड वर्ग आता है और इनलाइटमेंट आने लगता है, लोग अंधकार से जो है रोशनी पाने लगते हैं, लोगों को अब अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है कि जो नेचुरल राइट्स है भाई ये सारे राजा के नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है और इनके ऊपर सभी का इक्वल राइट्स है। तो ऐसी एक लहर चलती है और लोगों के विचारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और वो अपने आप को यूनाइट करना शुरू कर देते हैं। अब ये नेशनलिज्म स्टैंड फॉर देख लेते हैं कि नेशनलिज्म क्या था भाई, किसके लिए स्टैंड होता था। एक्चुअली जो नेशनलिज्म सॉरी वो अब तो मैंने आपको बताया ही नहीं। एक्चुअली जो इसमें न्यू मिडिल क्लास में जो लोग होते थे वो बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब लोग थे और इन्होंने अपने आप को यूनाइट किया, अपने अधिकारों की डिमांड की और यही वर्ग क्या कहलाया, न्यू मिडिल क्लास कहलाया। अब आते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म एक्चुअली ये वर्ड लैटिन रूट से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है लिबर। और ये लोग चाहते थे कि जो भी इंडिविजुअल हैं उन सबको अपने कुछ राइट्स मिलने चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स उनके पास होने चाहिए, राइट्स इक्वल होने चाहिए और कानून के समक्ष भी सब बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कानून में भी भेदभाव किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्त अपने मतलब यहाँ के जो लोग हैं दोस्तों वो अपने अधिकारों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। अब हुआ क्या कि जब रिवॉल्यूशन हुआ, ऐसे लोगों ने अपनी जब स्ट्रगल किया तो वहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज स्टार्ट किया गया। अब वैसे तो एक्चुअल मीनिंग जो यूनिवर्सल सफरेज का होता है भाई सबको इक्वल राइट्स देना है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज के अंदर मतलब राइट टू वोट की बात करें, लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए। तो इसमें भेदभावपूर्ण नीति थी, कुछ ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी को यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। जैसे जिन मतलब मेल पर्सन के पास प्रॉपर्टीज नहीं होती थी उनको वोटिंग राइट से वंचित रखा गया, ऑल मेन विदाउट प्रॉपर्टी। और दूसरे ऑल वीमेन, जितनी भी महिलाएं थी उन सबको भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। और तीसरा था यहाँ पर जो भी जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे तो कुछ समय के लिए उनको भी पॉलिटिकल राइट से वंचित रखा गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सफरेज लागू होने के बावजूद भी इन तीनों को, यानी कि सभी वो व्यक्ति जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ऑल वीमेन्स और जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स, इन तीनों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। अब आगे धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो आइडिया था नेशनलिज्म वाला, ये अब पूरे यूरोप में फैलने लगता है, जिसमें जर्मनी वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे हम इटली को देख रहे हैं, या फिर फ्रांस में तो ऑलरेडी हो ही चुका था ये सारा, तो अब आसपास की कंट्रीज़ के अंदर फैल रहा है। अब देख लेते हैं कि डाइवर्सिटीज़ क्या थी। एक्चुअली जो फ्रांस था ना वो 39 स्टेट्स में डिवाइड था और यहाँ इन 39 स्टेट्स के अंदर उनकी डिफरेंट करेंसीज हुआ करती थी, वेट हुआ करता था, मेजरमेंट भी उनके अलग अलग होते थे। और बेचारे जो व्यापारी होते थे वो 1833 की बात बता रहे हैं कि वो हम्बर्ग से और न्यूरमबर्ग तक जब अपने किसी सामान को बेचने जाते थे तो उनको अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी होती थी। 11 कस्टम बैरियर्स होते थे और उनको 5% हर बैरियर पे क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो उनके जो एक्चुअली मटेरियल थे ना, जो भी गुड्स वो सेल करते थे तो वो बहुत महंगे हो जाते थे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है ईले का। तो ये कह रहे कि ईले एक टेक्सटाइल मटेरियल नापने का अपना एक मतलब मेजरमेंट हुआ करता था।
तो ये जो इले था, ये फ्रैंकफर्ट में इसकी जो लेंथ थी वो 54.7 सेंटीमीटर थी। क्लॉथ नापने का था ये। अब यही जो इले है ये मेंस में जाता है तो 55.1 सेंटीमीटर का वन इले बन जाता है। न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर का इले बन जाता है, और फ्रेबर्ग में ये 53.5 सेंटीमीटर का इले बन जाता है। तो देखो अब हर क्षेत्र में जो मेजरमेंट था वो भी अलग अलग था, एक ही इले का मतलब अलग अलग होता था। अब आगे क्या होता है कि यहाँ पे 1834 में जितने भी ये ट्रेडर्स थे या गवर्नमेंट ऑफ, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया जिसको जोल्वेरिन बोला गया। और यहाँ पर पर्सिया भी अपने आप को इसमें इंक्लूड कर लेता है। ये इनिशिएटिव मतलब लेता है, आगे शुरू हो मतलब आगे होके काम करता है, और ये एक मतलब कस्टम यूनियन का फॉर्मेशन करवाता है। और यहाँ पे इसका जो उद्देश्य था, जोल्वेरिन का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो अलग अलग बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करना या उनको रिड्यूस करना, और फाइनली ये था कि जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जाए। और इन्होंने इवन रेलवे नेटवर्क पे भी बहुत काम किया, और ये चाहते थे कि भाई जो मार्केट हैं या जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर अच्छा मूवमेंट होना चाहिए, उनकी मोबिलिटीज़ होनी चाहिए, और टैक्सेस जो है वो जितना हो सके वो रिड्यूस होना चाहिए। तो इन उद्देश्यों के साथ इन्होंने अपने कस्टम यूनियन को फॉर्म किया था 1834 में। नेक्स्ट आता है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। दोस्तों आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ा, तो उसमें 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ, और वहाँ की जो बर्बन डायनेस्टी थी, वहाँ के जो लुई 16 थे उसको लोगों ने हटा दिया। वहाँ पर डेमोक्रेसी आती है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम होता है, फिर डेमोक्रेसी आती है, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आता है डिक्टेटरशिप के साथ। अब फाइनली होता क्या है इसमें कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है, और इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ अपने आप को यूनाइट करती है, जिसमें ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया, ये सारे मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट कर देते हैं। अब जब वो डिफीट हो जाता है तो वहाँ पे जो डिक्टेटरशिप थी फ्रांस में वो तो ख़त्म हो जाती है, और ऑन प्लेस ऑफ डिक्टेटरशिप दे एस्टेब्लिश्ड न्यू कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म का मतलब जो पहले से ट्रेडिशनल रूल्स चले आ रहे थे कि भाई राजा होगा, चर्च होगा, ठीक है, और जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके अंदर वही डिफरेंसेस रहेंगे। मतलब कंजर्वेटिव्स जो थे ना वो दे डोंट वांट सडन चेंज इन द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। एक्चुअली वो चाहते थे कि भाई ठीक है आप चेंज कर लीजिए बट ग्रेजुअली चेंज कीजिए। जैसा लिबरल हमने पढ़ा है, रिवॉल्यूशनरीज पढ़े हैं, तो वो तो ये चाहते हैं कि भाई एकदम से बिल्कुल सडन चेंज हो जाना चाहिए, उठा पटक जिसे कहते हैं ना कि एकदम से चेंज हो जाना, जैसे 1789 में हुआ था। राजा तंत्र था और राजा के तंत्र को हटाया और वहाँ पे डेमोक्रेसी ला दी। तो वो एकदम सडन चेंज चाहते थे उनमें, मतलब दीज वर रेस्टलेस, और ये चाहते थे कि भाई ठीक है धीरे धीरे आप चेंज लाइए, ये कंजर्वेटिज्म थे। अब इन्होंने क्या किया, इन चारों देशों ने मिल के और 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया। अब डिफीट कर दिया तो वहाँ की जो बर्बन डायनेस्टी थी तो वापस वहाँ पे स्टैब्लिश की गई, ठीक है। और हराने के बाद फिर ये सारे के सारे लोग वियना के अंदर गए, वहाँ पे इन्होंने बैठ के बातें की, मतलब जो वियना ट्रीटी की बात कर रहे हैं हम, वियना संधि की बात कर रहे हैं, इन्होंने वियना ट्रीटी को वहाँ पर फॉर्म किया। और इस वियना ट्रीटी में ड्यूक मैटरनिक को वहाँ पे होस्ट किया गया, ठीक है, मतलब अध्यक्षता जो है इस की ड्यूक मैटरनिक ने की। और इसके साथ साथ फ्रांस को भी बाउंड्रीज जो है उसकी कंट्रोल की गई कि भाई आगे से फ्रांस अपने आप को ऐसे एक्सपेंड ना करे, इस तरीके के डिसीजन ना ले। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों कि फ्रांस के चारों ओर कुछ पावरफुल कंट्रीज इस्टेब्लिश कर दी गई, उनका कंट्रोल जो है वहाँ पर दिया गया, जिसमें हम देखेंगे कि उस सीरीज ऑफ जो स्टेट्स हैं वो सारे के सारे इस्टेब्लिश किए गए, जिसमें नीदरलैंड और बेल्जियम ये
नॉर्थ पार्ट में इस्टेब्लिश किए गए, जेनेवा को और पीटमाउंट को साउथ में, उसके बाद पर्सिया जो था उसको वेस्टर्न साइड में, फ्रांस के वेस्टर्न साइड में इस्टेब्लिश किया गया। और मतलब वहाँ का कंट्रोल दिया गया, इस्टेब्लिश तो क्या करना था वहाँ पे, मतलब कंट्रोल दिया गया कि भाई देखो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वेस्टर्न साइड में ये अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये आप इसे कंट्रोल करेंगे। ऑस्ट्रिया को भी नॉर्थ इटली जो थी वहाँ का कंट्रोल दिया गया। उसके साथ जर्मन कॉन्फेडरेशन था, वो एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट ने इनको कन्फाइड किया था, तो इनको बिल्कुल अनटच लेफ्ट मतलब छोड़ दिया गया था। आप इसको विशेष ध्यान रखें कि ऐसे 39 स्टेट्स थे जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने इनको कॉन्फेडरेशन किया था, तो उनको अनटच छोड़ा गया था। पोलैंड को और पर्सिया को भी कुछ पार्ट दिया गया, जैसे मतलब जो रसिया था उसका कुछ पार्ट पोलैंड को दिया गया, पर्सिया का वो सैक्सोनी को दिया गया। तो इनका जो मेन इंटेंशन था वो यही था कि फ्रांस को कंट्रोल करना। और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जैसा कि आपने 1789 में देखा था कि लोगों के जो आइडियाज़ थे लिबरलिज्म वाले और फ्रीडम वाले, तो वो नहीं आगे फैलने चाहिए और ऐसा आगे दोबारा से कभी नहीं हो। इवन अब वहाँ पे एरिस्टोक्रेसीज आ चुके थे, मोनार्की सिस्टम आ गया था, तो उन्होंने क्या किया कि अब न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, प्लेज, सॉन्ग्स, इन सब के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल कर दिया कि भाई इसमें ऐसे आइडियाज़ नहीं शो किए जाएं जिससे कि लोगों की भावनाएं बदल जाए और वो मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो इनके ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल किया। अगला आता है द रिवोल्यूशनरीज। अब दोस्तों होता क्या है कि जब फ्रांस में मोनार्की सिस्टम आ जाता है, तो अब बेचारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, अब उनको बड़ा डर हो जाता है। भाई डर होना भी लाजमी है क्योंकि अब सरकार बदल चुकी थी, अब इन लोगों को बड़ा खतरा हो जाता है और ये लोग अपने आप को भी अंडरग्राउंड कर लेते हैं, छुप जाते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को वहाँ पे अरेस्ट भी किया गया, जेलों में डाल दिया गया। और कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जो अपने आइडियाज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। अब विचार है भाई, विचारों को थोड़ी दबाया जा सकता है। वो चाहे हमारे देश के भगत सिंह जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर थे, तो इनके विचारों को थोड़ी दबाया गया। इन्होंने अपने काम को जारी रखा, सरकार से कैसी भी हो, कितने भी इनको पनिशमेंट दिए गए, लेकिन अपने आइडियाज़ को, अब आइडियाज़ क्या था इनका कि नेशनलिज्म लाना है, तो अब ये लोग अपने आइडियाज़ को कंटिन्यू रखते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था जिसका नाम था गिउसेप्पे मैज़नी। गिउसेप्पे मैज़नी इटालियन रिवोल्यूशनरी था। इनका जन्म जेनेवा में 1805 में हुआ था। तो सबसे पहले तो ये कार्बोनरी सोसाइटी के मेंबर बनते हैं और जब ये 24 साल के हुए तो इनको वहाँ से देश निकाला कर दिया गया था, मतलब एग्जाइल कर दिया 1831 में, क्योंकि इन्होंने लिगुरिया के अंदर रिवॉल्यूशन को अटैम्प्ट किया था। ये रीज़न रहा था इसका। अब ये क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू चलते हैं। मैंने कहा ना कि भाई कहाँ रुकने वाले थे, तो इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप दो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई जो अपने रिवोल्यूशनरीज आइडिया को कैरी ऑन रखने के लिए। अब मर्सलीज के अंदर यंग इटली का फॉर्मेशन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली, उसकी स्थापना इन्होंने मर्सलीज के अंदर की और यंग यूरोप की स्थापना इन्होंने बर्न में की। अब इसमें जो भी यंगस्टर्स थे, जो भी लोग रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ रखते थे, वो चाहे पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन के, ये सब लोग मैज़नी में विश्वास करते थे और इनका ये सपोर्ट भी करते थे। तो यहाँ के लोग भी इनके सपोर्टिव थे। और ड्यूक मैटरनिक भी ये गिउसेप्पे मैज़नी भी ये कहता था कि भाई भगवान ने जो है मुझे मानवता के लिए भेजा है और मुझे मानव कल्याण काम करना है और मैं यूनिफिकेशन के लिए काम करूँगा। तो इनके जो आइडियाज़ थे बड़े अच्छे थे, मानव कल्याण के लिए थे। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, ये आपको बताया कि ये सारे सीक्रेट सोसाइटी को फॉलो करते थे। अब यहाँ पे ड्यूक मैटरनिक को बड़ा खतरा था इससे। भाई क्रांतिकारी से तो सभी को खतरा था, नहीं तो हमारे भगत सिंह जी को कोई फांसी थोड़ी लगती, लेकिन खतरा था, गवर्नमेंट को बड़ा खतरा था कि कहीं ऐसा नहीं हो ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह और पैदा हो जाएं। तो भाई अब विचार है तो विचारों को पैदा होने से कौन रोक सकता है। फाइनली तो यहाँ पे क्या था कि जो मैटरनिक है वो ये कहता था कि भाई
समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है गेजेपे मेजनी, इतना डर लगता था उनको। वो उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि द मोस्ट डेंजरियस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? गेजेपे मेजनी। मतलब बड़े डरते तो थे इनसे, और क्रांतिकारी से डरना भी चाहिए भाई, वो रेगुलेशन करते हैं। अब इसके साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को हम देख लेते हैं, ये आपको याद रखनी है और इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1797 ये नेपोलियन का इटली पर आक्रमण था और यहीं से शुरुआत होती है नेपोलियनिक वॉर्स की। ठीक है, नेपोलियनिक वॉर्स की यहाँ से शुरुआत होती है 1797 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन ने सबसे पहले आक्रमण किस देश पर किया, या नेपोलियनिक पीरियड की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1797। 1814 1815 में फॉल ऑफ नेपोलियन है, वियना पीस सेटलमेंट होता है, ये आपको समझा ही दिया। और इनका मेन उद्देश्य क्या था कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को कुचलना और वहाँ पर राजतंत्र को स्थापित करना। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल भी स्टार्ट हो गया, उन्होंने भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए वो स्ट्रगल स्टार्ट कर दिए गए। 1848 में तो भाई पूरे यूरोप के अंदर ही रिवॉल्यूशन होने लग गए। ठीक है, जो भी मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड लोग थे, लाइट वर्क थे, उन सब ने क्या रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि भाई अब फाइनली अब तो हमें क्या करना है, डू एंड डाई तक काम करना है और फाइनली हमें इंडिपेंडेंट होना है। 1859 में इस स्ट्रगल का, या कह सकते हैं जो लोग अपना रिवॉल्यूशन कर रहे थे, वो देखने को मिला। 1859 में इन लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, वॉर्स, छोटे मोटे स्ट्रगल स्टार्ट किए और फाइनली 1870 में इटली का यूनिफिकेशन हो गया। इटली पहले 7 भागों में डिवाइड थी, इन्होंने एक एक करके उन सबको जीता और फाइनली 1870 में इटली का यूनिफिकेशन हो गया। 1866 से लेकर और 1871 तक इनका भी प्रोसेस रहा यूनिफिकेशन का। जर्मनी पहले 2 भागों में डिवाइड थी, इन्होंने भी अपने आप को मर्ज किया, यूनाइट किया और फाइनली अब जर्मनी भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1871 में। 1905 में स्लाव भी नेशनलिज्म के लिए गैदर होते हैं और इन्होंने हब्सबर्ग में ओटोमान एम्पायर्स में अपने आप को गैदर किया, इकट्ठा किया और इन्होंने दे आल्सो डिमांडेड फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने देखा इस टॉपिक के अंदर कि किस प्रकार से वहाँ पे नेशनलिज्म आइडियाज़ जो है वो फैल रहे हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक अपना द एज ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा, जो आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके आइडियाज़ हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें इम्प्रूव किया जाएगा। और आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।